सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। बिहार में वोटर के घर रोशनी पहुंची है, अब बिजली फ्री, लेकिन राजनीति पूरी तरह से चार्ज्ड है। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे फ्री बिजली को लेकर भी सियासत की तारें उलझने लगी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर एक तरीके से बिहार की चुनावी फिजा में एक नई हलचल पैदा कर दी है। लेकिन इस राहत के ऐलान के साथ ही क्रेडिट लेने की होड़ भी तेज हो गई है। जेडीयू कह रही है ये हमारी नीति है, आरजेडी कह रही है योजना हमारी सोच से निकली है, और कांग्रेस यानी राहुल गांधी के जरिए पूरा सिस्टम ही उनको ऐसा लग रहा है कि कटघरे में है। जैसे ही बिजली फ्री की घोषणा हुई, बरसात शुरू हुई घोषणाओं की। अब कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी भत्ता, कोई मुफ्त गैस और राशन तक का कोई अपना वादा फ्री पूरा करने में लगा हुआ है। राहुल गांधी का आरोप है भारत में अब चुनाव नहीं होते बल्कि सिर्फ चुराए जाते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता के पैसों से घोषणाएं की जा रही हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाने की स्कीम है। तो आज 5 की पंचायत में जरा कुछ सवाल उठाएंगे कि क्या बिहार में वाकई वोट के बदले वोल्ट का ये खेल चल रहा है। जब सरकार जनता को बिजली दे रही है, राहत दे रही है, तो विपक्ष इसे रिश्वत क्यों कह रहा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि घोषणाएं सत्ता पक्ष यानी सरकार ने की हैं? और क्या घोषणाएं सिर्फ सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, या फिर विपक्ष भी फ्री के वादों की होड़ में इस चुनाव में रेवड़ी बांटने से पीछे नहीं है? आज इसी पर चर्चा होगी, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो बयान और तस्वीरें देखते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 125 यूनिट तक हम 100% अनुदान देंगे, जिससे कि उनके जीवन में खुशियां आ सके। अभी तो मैं बता रहा हूं, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके लेकिन लागू किया जाएगा। ऑपोजिशन का विजन कहाँ है, ये तो कहीं से पता कर लेता है उसके बाद बोलता है। 5 साल अभी वर्तमान सत्ता के साथ भी जुड़े थे, 15 साल माता पिता जुड़े थे, एक भी इनका यादगार कोई है? ये चुनावी घोषणा है, चुनाव के बाद सारा जुमला साबित होगा। 20 वर्षों में कुछ किया नहीं, तो अब तेजस्वी जी का संकल्प और सोच बिहार की जनता ने देखा है। 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था, आज 3,18,000 करोड़ के बजट का बिहार। कौन नकल किसका किया? जीवन में उम्मीद भी कर सकता था क्या 2005 में कि बिहार का बजट जो है 3,18,000 करोड़ हो जाएगा? उस समय कहाँ थे? 3 में थे कि 13 में थे? आरजेडी हमारे सरकार में थे, जो कि हमने उनके साथ मिलकर घोषणा किया था। अरे नकल तो वो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम ही नकलची। उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है, और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये आसाम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है, और आप पहले से ही प्रोपेगेंडा आप सेट करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई डुप्लीकेट थे, बाहर रह रहे थे, फर्जी थे, विदेशी थे, इस वजह से उनका नाम जो है काट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों का हक बांग्लादेशी घुसपैठियों को देना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं है। तो घमासान अलग अलग मुद्दों पर तेज है। बिजली का करंट तो लग ही रहा है विपक्ष को, लेकिन दूसरी तरफ ये जो चुरा रहे हैं वोटर,
आखिर वोटर कैसे चुराए जा सकते हैं? चुनाव अभी तो हुआ ही नहीं है, तो चुनाव चुराने का आरोप कैसे लग जाता है और ये सोच कहां से आती है? चलिए जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कुछ ही पलों में सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ेंगे। तहसीन पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिनेश पाल जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ किशोर कुणाल जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। किशोर कुणाल जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। नहीं, मैं डॉक्टर दिनेश पाल जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। अब जनता का अगर कुछ फायदा हो रहा है, वोटर्स का कुछ फायदा हो रहा है, मुफ्त की बात तो आप भी कर रहे हैं, अगर मुफ्त उनको बिजली की बात हो रही है तो फिर किसको बिजली लग रही है इतनी ज्यादा? करंट कहां से आ रहा है? ये आपके अपनी बात शुरू करने से पहले मैं 50 सेकंड का एक वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद बात करेंगे। देखा हुआ है मैंने ये वीडियो। आवाज नहीं आ रही इसकी? ऑडियो नहीं है इसमें? नहीं सुना दे रहा? ऑडियो नहीं है। ऑडियो नहीं है उसमें। ठीक आप है, बता आपको ऑडियो दीजिए। नहीं माइक पे लगा दो भाई। आपको ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा, तो मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि जब तक हम लोग इस पर डिबेट पे डिस्कशन करें तब तक उस वीडियो को भी एक बार चला देते तो ज्यादा अच्छा रहता। बाकी आपकी मर्जी, मैं अनुरोध कर रहा हूं। देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेताजी पूरे संकल्प के साथ और जनता के जो मुद्दे थे उनको लेकर अपने संकल्प पत्र जारी किए, वादे किए। और 2020 में जो वादे किए थे, वो जब महागठबंधन की सरकार बनी 10 लाख रोजगार वाला, तो उसमें उन्होंने बहुत कोशिश भी की अपने वादा पर खरा उतरने की, और जो नौकरी दी गई। अभी 4 दिन पहले एक खबर आई थी कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 3 दिन पहले संभवतः खबर चली, उसके अगले दिन खबर खंडन हुआ कि भ्रामक खबरें हैं। उसी तरह जैसे कि संदेश वाली खबर को भ्रामक बताया गया। उसके तुरंत बाद आज सुबह मैं ट्वीट एक्स हैंडल से इनकी घोषणाएं होती हैं। अभी तो नीतीश जी की क्या स्थिति है, किस परिस्थिति में है, स्वास्थ्य क्या है, वो तो जनता का संदेह है, जनता नजर लगाए हुई है। इनका ट्विटर है, एक्स हैंडल पे कौन घोषणा कर रहा है, किसी दिन कब क्या घोषणा हो जाएगा, वो मतलब अजीब स्थिति बनी हुई है। खास कर अगर अच्छा होता कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते और एक मीडिया के सामने बताते कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि नीतीश जी अभी पिछले मतलब इसके कुछ ही दिन पहले जब सदन सब शुरू हुआ था, सदन चल रहा था, तो सदन में एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार ये बात कहे हुए हैं कि फ्री में बिजली देने की बात बिल्कुल बेकार की है, फालतू की है। जो राज्य दिए हैं कंगाल हो गए हैं, क्या क्या नहीं उन्होंने कहा, यहाँ तक कि जनसभाओं में भी कहा। आज ऐसी क्या स्थिति आई है कि कौन लोग हैं जो उनके सैंडल पे ये लिखे कि 120-25 यूनिट बिजली दी जाएगी फ्री? एक सवाल लिखा है, कौन लिख रहा है, कौन लोग हैं? आखिर अरे इनको सर ऐसी क्या रुकिए ना, आप क्या बात कर रहे हो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। डॉक्टर दिनेश, कौन लिख रहा है वो अलग बात है, डेप्यूटी सीएम है ना कोई वहां पर। आपको नीतीश कुमार पर बात नहीं करनी है, लेकिन डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक एक बारीकी बताई, एक एक बात बताई, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, कितना पैसा लगेगा, वो सारी बात उन्होंने बताई। तो डिप्टी सीएम पर ही बात कर लो। देखिए, पहले ट्वीट खबर कहां से आई? पहले ट्विटर की खबर आई है मुख्यमंत्री ट्विटर से, उन्हीं का बयान सुना रहा था जो आपको सुनाई नहीं दिया। आप अनुरोध दिया कि आप दिखाइएगा, तो उस पे आपको सुनाई दे रहा है तो आप प्ले कर दो। यहाँ किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, ना तहसीन पूनावाला को सुनाई दिया, ना मुझे, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। सर उसमें ऑडियो ही नहीं है तो कहां से सुनाई देगा? ठीक है, खोज लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अब इतना तो आपके पास बहुत सारे सोच टीम होंगे। मैं कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो पिछले कुछ दिन तक बार बार इसका विरोध करते रहे, हमारे नेताजी घोषणा का, वादा का कि निःशुल्क मुफ्त बिजली नहीं दी जा सकती है, जो राज्य देते हैं बेकार है, फालतू की बातें हैं, उसके बाद आज ऐसे नकल करते हुए कुछ एडिटिंग के साथ क्यों देना पड़ा? हमारी सरकार झारखंड में है, पहले से दे रहे हैं। झारखंड में जो योजनाएं झारखंड में चल, माई बहन योजना भी चल रही है वहां पे, उन योजनाओं को हम बिहार में देने की बात कर रहे हैं। किशोर कुणाल जी जवाब दीजिए, क्या ये योजना, ओके मैं समझ गई आपका पॉइंट, नकल करते जा रही है। समझ गई आपका पॉइंट। किशोर कुणाल जी जवाब दीजिए, क्या ये योजना तेजस्वी यादव का ब्रेन चाइल्ड था, उनकी उपज थी दिमाग की, जिसको आप लोग इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हो? रीमा जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। देखिए, दिनेश पाल साहब जो बोल रहे हैं, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें की।
पहली बात है कि हमारी योजना को कॉपी कर रहे हैं। अरे हम लोग कॉपी नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। वो दिख रहा होगा कि हम लोगों ने लगातार घोषणा नहीं किया, हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया और नियत समय पे। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने 1 करोड़ रोजगार की बात की और अगले ही कैबिनेट में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, कैबिनेट से अप्रूव किया गया। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन 5 डेट से हो रहा है, यानी जुलाई का जो बिजली बिल है वो भी नहीं देना पड़ेगा लोगों को। यानी हम लोग सरप्लस में जा रहे हैं। 8,400 मेगावाट, 8,850 मेगावाट का हमारा प्रोडक्शन है बिहार में। दिनेश पाल साहब की पार्टी जब बिहार छोड़ के गई थी तो मात्र 540 मेगावाट का बिजली कंजप्शन था। 540 मेगावाट, आप अंदाजा लगाइए हम लोग कितना गुना अधिक है। और ये कंजप्शन ये लालटेन युग में छोड़ के गए थे और उस लालटेन युग से हम लोग एक एलईडी युग में जी रहे हैं और ये समय आ गया है कि जनता को इसका लाभ मिले। और साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने एक रोड मैप भी दिया है साथ ही में। ये सिर्फ मुफ्त घोषणा नहीं, ये फॉर टाइम मुफ्त घोषणा है, यानी 3 साल के अंदर हम लोग सोलर एनर्जी को रिप्लेस करेंगे। जो जितना एनर्जी हमारा जा रहा है उस एनर्जी को सोलर एनर्जी के रूप में रिप्लेस किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ हम लोग पास प्रेजेंट में रिलीफ दे रहे हैं और फ्यूचर का प्लान रख रहे हैं। तो बेसिकली ये तेजस्वी यादव का ब्रेन चाइल्ड नहीं है। कहने का मतलब ये है ना। देखिए तेजस्वी यादव, हाँ ठीक है। अच्छा रुक जाइए दिनेश पाल साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। देखिए ये जो कर रहे हैं दिनेश पाल साहब या आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि हमारा ब्रेन चाइल्ड है। अरे भाई आपके पास ब्रेन कितना है जो चाइल्ड होगा? आप ब्रेन चाइल्ड की बात कर रहे हैं। आप किस ब्रेन चाइल्ड के साथ बिहार में जब आप सत्ता छोड़े थे, एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं था। जब पूरे देश में आईटी का इनोवेशन चल रहा था, बिहार में एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं था। आप बेल्ट्रॉन का नाम याद रखिए। बेल्ट्रॉन को अपने सुप्रीम कोर्ट में मृत एजेंसी के तौर पे डाल दिया था कि भाई इसको बंद कर देना चाहिए। और नीतीश कुमार के शासन में, नीतीश कुमार जी के शासन में हम लोगों ने कंप्यूटराइजेशन किया, आईटी लाया। और ब्रेन चाइल्ड आप कैसे कर सकते? क्या आपके पास क्या इम्प्लीमेंटेशन का कर रहा है? आप जब जिस विभाग में रहे हैं, आप क्या एनर्जी डिपार्टमेंट आपका विभाग था? पिछले 10 साल 15 साल में एनर्जी विभाग आपका रहा है और जब नहीं रहा है तो ये कैसा ब्रेन चाइल्ड होता है? तो देखिए नकलची स्टूडेंट हैं, इनको जो कुछ अच्छा होगा ये कहेंगे मेरा है, हमने सोचा था, हमने बोला था। बोलने से नहीं होता है सर, जब करने की बारी आती है। क्विक रिएक्शन, उसके बाद मैं तहसीन जी का रुख करूंगी। क्विक रिएक्शन डॉक्टर दिनेश। जो ये बात आज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात, अगर इनके मन में योजना थी, अगर सरकार देना चाहती थी, तो जब बजट पेश हुआ था तो उस समय बजट में दिखा दिए होते। 1 करोड़ रोजगार की बात भी कर दिए होते, युवा आयोग की बात कर लिए होते और बिजली पे कितना खपत होगा, क्या खर्च होगा, ये भी कर दिए होते। नहीं, पहले तो ये पॉइंट क्लियर करो आप कि आपको टाइमिंग से दिक्कत है। मतलब सवाल टाइमिंग पर है, सवाल योजना पर है, या सवाल नीतीश कुमार पर है? मतलब आपका पॉइंट क्या है? आपको टाइमिंग पर सवाल है ना कि इलेक्शन से पहले क्यों किया जा रहा है, या योजना ही गलत है? नहीं, हमारी योजना है, हम जिस रूप में चाह रहे थे पूर्ण रूप से लाते तो और अच्छी होती, लेकिन कोशिश कुछ किए हैं तो ठीक है। हमारे मुद्दे की जीत है, आपकी योजना, हमारे मुद्दों की जीत है। हम जिन मुद्दों पे अपनी लड़ रहे हैं, हमारा आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से जहां भी बात की है हमारे नेताजी, वहां 200 यूनिट बिजली देने की बात की है, युवाओं को रोजगार की बात की है, युवा आयोग की बात की है। वही कॉपी करके अब कर रहे हैं। और आप देखिएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात भी हम ही लोग कर रहे थे। अभी ये लंबे समय से 400 में थे, 1100 पे आए हैं। अभी आप देख लीजिए माई बहन योजना का भी कुछ नकल करते हुए चुनाव से पहले आएंगे। तो चुनाव से पहले हड़बड़ी में डर से है तो ये ला रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो प्रवक्ता, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बोले इंटरप्ट नहीं करेंगे, सुन लीजिए। इनके प्रवक्ता इन्होंने कहा कि कंप्यूटर बिहार में नहीं था। अब बताइए देश में कंप्यूटर का विरोध सबसे ज्यादा कौन करता? अटल जी बैलगाड़ी से गए थे संसद में और आज उनकी सरकार के साथ हैं, तो उनसे पहले पूछे कि क्यों विरोध करते थे। और उसके बाद जो खर्चा की बात आ रही है तो बजट में नहीं था, हमारे झारखंड में सरकार दे रही है, हम बिहार में आते तो देते। इसी तरह हमारे नेता ने पूरे विजन के साथ, पूरा क्लैरिटी के साथ घोषणा करते हैं और करते हैं। कौन है जो एक दूसरे को कॉपी कर रहा है? अब ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी तो अभी खैर कहीं कुछ है नहीं उसमें बिहार में, लेकिन कॉपी तो कोई कर ही रहा है ना। रीमा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। इस बात से शुरू करता हूँ, कांग्रेस पार्टी है या नहीं है, इसके अलावा
जो भी अगले बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये चीज़ मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी नहीं होंगे अगले मुख्यमंत्री। मैं कुछ आंकड़े देता हूँ, 100% नहीं होंगे। कौन होगा? जो भी होगा नीतीश जी नहीं होंगे, और मेरा दोस्त शायद तेजस्वी हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोल देता हूँ, 2 या 3 चीज़। मान लेते कि सब कुछ आरजेडी ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया, सिर्फ नीतीश जी के शासन में सब अच्छे चल रहे हैं। मैं जो भी आंकड़े आपके शो पे करूंगा, आप इसे फैक्ट चेक करना, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं, और ये सरकार के होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिहार सब राज्यों में सबसे कम है, सबसे लो स्थान पे, नीति आयोग की रिपोर्ट है। पॉवर्टी एलिवेशन में भी सबसे ज्यादा गरीब बिहार के अंदर रहते, सबसे ज्यादा माइग्रेशन बिहार से होता है, सारी नीति आयोग की रिपोर्ट है। सबसे कम प्रोग्रेस बिहार के अंदर हुआ है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। जीडीपी जो है सबसे कम बढ़ा है बाकी राज्यों के मुकाबले जो बीमारू राज्यों के थे बिहार के अंदर। एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार सबसे कमजोर है सब बड़े राज्यों के अंदर। इसके अलावा जो सोशल जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिसका रैंकिंग एक नीति आयोग भी देती है और होम मिनिस्ट्री भी देती है, तो नीति आयोग उसको रैंकिंग देती है, बिहार को मिलते हैं 57 पॉइंट, सबसे कम भारत के अंदर। पिछले 40 दिन में 38 पर 40 दिन के अंदर 80 मर्डर हुए बिहार के अंदर, 40 दिन में 80 मर्डर। पिछले 2 साल में 12 ब्रिज गिरे बिहार के अंदर, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है। यह बताया गया था कि 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है बिहार के अंदर पिछले 2 साल के अंदर। टोटल इन्वेस्टमेंट नीति आयोग बताता है 10,000 करोड़ का आया, 80,000 करोड़ का टारगेट आता है 10,000 करोड़ का। 20% बिहार के भाई बहन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और डेट टू जीडीपी सभी 18 बड़े राज्यों को देखे तो बिहार 15वें नंबर पे आता है, फिस्कल डिसिप्लिन में 16वें नंबर पे आता है। मेरी रिपोर्ट नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये कौन सा गवर्नेंस करने वाले, ये गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ये लोग? ये कौन सा आप लालू जी पे आरोप लगा सकते हैं, राहुल जी पे आरोप लगा सकते हैं? सरकार में आप थे, नीतीश थे, इस साइड थे चाचा या उस साइड थे चाचा, चाचा मुख्यमंत्री थे। और आपका सवाल सही था ट्विटर पे, जो मेरे आरजेडी के भाई ने बोला, चाचा ये बता दे उनके सारे मंत्रियों के जो विभाग है वो बता दे बिना आप कागज पढ़े, चाचा उतना बता दे। नहीं, चाचा क्या बता दे क्या नहीं, देखिए जितने उनके मंत्री उनके विभाग बता दे, देखिए अभी बिना कागज पढ़े। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, ये तो ना तहसीन पूनावाला आप जानते हैं ना कोई जानता है, लेकिन आपने प्रेडिक्शन जरूर की है। लेकिन चाचा मुख्यमंत्री हैं और जगह जगह पर चाचा प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, चाचा लगातार रैलियां कर रहे हैं, चाचा कोई अंडरग्राउंड नहीं है, चाचा पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो चाचा अंडरग्राउंड होते, हमें ना नजर आते, लेकिन चाचा सब जगह है तहसीन पूनावाला। वही तो बिहार का दुर्भाग्य है, नहीं दिख रहे हैं वो काम करते हुए। उस साइड चाचा को हर साइड रहना है। और मैं और एक प्रेडिक्शन कर लूं, जब आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनने के करीब हो गए, चाचा ये भी कोशिश करे कि हम इधर आए, लेकिन इस बार उनको कोई नहीं। जी रीमा जी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। एक मिनट, सिद्धार्थ यादव शायद जुड़ गए हैं हमारे साथ में। सिद्धार्थ, आपको आवाज आ रही है? सिद्धार्थ, आवाज आ रही है? किशोर भाई आप डेटा पे लगता है लगातार कनेक्शन वहां एरर है, लेकिन चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए किशोर कुणाल जी। देखिए तहसीन पूनावाला साहब को मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ। हाँ, डेटा। मैं बिजली की बात करूंगा, आज बिजली पे ही बात हो रही है। नहीं, सिर्फ बिजली पर शो नहीं है आज का भाई, बिजली नहीं, सारी बातें जो उन्होंने कही सब पर जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तहसीन पूनावाला साहब जब यहाँ पे ये अघोषित प्रवक्ता है कांग्रेस की, खुशी की बात है। चलिए अच्छी तरह से आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। भाई मैं आ रहा हूँ। इस डेटा की आप बात कर रहे हैं, 2005 में जब नीतीश कुमार जी को सत्ता मिला, कांग्रेस के हाथों से ही सत्ता मिला था, राष्ट्रपति शासन था यहाँ पे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा उस समय के राज्यपाल जो थे वो सीएम हाउस में बैठ के सरकार चला रहे थे, यानी राज्यपाल महोदय को सीएम हाउस या सीएम सेक्रेटेरिएट में बैठ के, उनके ऑफिस में बैठ के ऑफिस ऑर्डर करते थे। इस हालात से निकाल के बिहार को नीतीश कुमार जी ने, अब आप कह रहे हैं बीमारू राज्य और गैर बीमारू राज्य की आप तुलना कर रहे हैं। डाटा हमारे पास भी है पूनावाला साहब, और डाटा के हिसाब से हम लोग लगातार बेहतर कर रहे हैं, हर सेक्टर में बेहतर कर रहे हैं। जिस पैरामीटर की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हमारा क्या वर्टिकल ग्रोथ रहा है, हम लोग कहाँ थे। आपके सपोर्टिंग पार्टी, मैं आपकी पार्टी नहीं कहूँगा, आपके सपोर्टिंग पार्टी के लोग, जिन लोगों ने इस राज्य को जिस हालात में छोड़ के गए थे, उस हालात से निकाल के राज्य को चलते हुए स्थिति में लाना। आप ब्रिज गिरने की बात करते हैं, मैं बताता हूँ कि बिहार पहला स्टेट है जिन्होंने एक कंसल्टेंसी, एक पॉलिसी डिसाइड किया है, पॉलिसी बनाया है ब्रिज मेंटेनेंस की। बताइए देश के अंदर कौन ऐसा राज्य है जो ब्रिज मेंटेनेंस की पॉलिसी रखा है?
और हमारा कंसल्टेंट कौन है? पटना आईआईटी और पटना दिल्ली आईआईटी। तो हम इस प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के साथ एक करते हैं, हमारा एग्रीमेंट होता है, हमारा पॉलिसी डिसाइड होता है और हम लोग आगे ब्रिज को मेंटेनेंस करने की बात करते हैं। आप बता दीजिए और अन्य राज्यों में भी ब्रिज गिरा होगा, किस राज्य ने इस तरह की साहस किया? मैं आपसे एक प्लेन क्वेश्चन करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, एक मिनट, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कांग्रेस शासित की बात करिए, मैं प्लेन क्वेश्चन करता हूँ। एनी स्टेट, कोई एक स्टेट का नाम बता दीजिए। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट, आप आइए बिहार में, वेस्ट बिहार का देख लीजिए, 94,000 करोड़ रुपया का एग्रीमेंट साइन हुआ है लास्ट ईयर दिसंबर में। लगातार फैक्ट्रियां बन रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत हर गांव में छोटे छोटे कारखाने बन रहे हैं, हमने लघु योजना शुरू किया है। हाँ, तो ये बदलाव बेसिकली अच्छा लगता है जब डेटा का जवाब डेटा से मिले ना, तो लगता है कि हाँ प्रॉपर रिसर्च के तहत हम शो कर रहे हैं। लेकिन एक लाइन में तहसीन पूनावाला आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? सिद्धार्थ जी को जरा जोड़िए, क्या हो गया है ये लगातार? हाँ, मैं किशोर भाई मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आप पढ़कर आए और बहुत अच्छा लगा शो के अंदर। मेरा आपसे सवाल था, 17 दिन के अंदर बिहार में 12 ब्रिज गिरे, आपका जवाब है हमने पॉलिसी बनाया। मतलब ये उत्तर शायद रीमा जी को भी समझ में नहीं आएगा। भाई ब्रिज गिर रहे हैं, आपका जवाब है पॉलिसी। आप मुझे चलो इस शो पे बता दीजिए इन 12 ब्रिजेस में कितने लोगों को उम्र कैद की सजा मिली, इसका डेटा मेरे पास है, आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कौन कौन अरेस्ट हुए सारे 12 ब्रिजेस में और कौन इसमें जेल में गया। बताइए आप। देखिए, जो ब्रिज गिरने की बात आ रही है, कई ब्रिज ऐसे रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, ऐसा एक भी ब्रिज नहीं था जो रनिंग रोड पे था और सडन गिर गया है गुजरात की तरफ। भारत में तो जो भी ब्रिज गिरा है, अंडर कंस्ट्रक्शन था और टेक्निकल अलाइनमेंट। इतने 12 ब्रिज गिरे 17 दिन में, इतने लोगों को कन्विक्शन हुए जितना माननीय नीतीश कुमार जी के रिसेंटली खुद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, वाला साहब मैं बता रहा हूँ। ओके, एक मिनट किशोर जी एक सेकंड। मेरा तो यहाँ पॉइंट ये है कि हम किस बिहार से किस बिहार की तुलना कर रहे हैं, आज जरा इसी पर चर्चा हो जानी चाहिए। डॉक्टर दिनेश पाल, जब बात होती है लालटेन युग की और बात हो रही है एलईडी युग की, तो वो लालटेन से लेकर एलईडी तक का सफर ये किसने तय किया है? देखिए, हाँ, एलईडी क्या केवल बिहार में आया है कि और राज्य में आया है? क्या जिस समय लालटेन था, एक मिनट, जिस समय सरकार थी उस समय एलईडी था कि नहीं? जब हम किसी भी राज्य के विकास की बात करते हैं तो उसके पैरेलल और राज्यों की तुलना करते हैं, तो जाहिर सी बात है 90 में एलईडी तो नहीं था देश में, बिहार की बात छोड़िए ना, देश में कहीं था। तो अरे आज जो एनडीए के लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन क्या मतलब? केंद्र में भी है और राज्य में भी है। 22 साल से मुख्यमंत्री है बिहार में और 11 साल से प्रधानमंत्री है केंद्र में। उसके बाद इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उस समय आरजेडी की सरकार थी तो केंद्र से उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। और जो अभी पुल की बात हो रही थी 2016, याद कीजिए, मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में भाषण देते हुए पुल गिरने पर क्या कहा था? एक तो फ्रॉड। एक मिनट, आज बिहार में गिर रहा है, गुजरात में गिर रहा है तो मौन हो गया, मोदी जी के मुंह से बात नहीं निकल रही है। उसके बाद जो अभी बिहार में मात्र 17 दिन में 50 हत्याएं हुई हैं और आज सिर्फ एक दिन में 4 हत्याएं हुई हैं। और पटना में सिर्फ 17 दिन में 10 मर्डर हुए हैं। और बिहार का जो एडीजे है कुणाल के, सुन लीजिए, कुंदन कृष्णन, उन्होंने क्या कहा जानती है? जो अधिकारी जानती है क्या कहे? पॉइंट अभी दूसरी तरफ, उस पर भी मैं आऊंगी, लॉ एंड ऑर्डर पर भी जरूर चर्चा होगी, लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर चर्चा होगी। एक मिनट आ रही हूँ, उसी पर आ रही हूँ। सिद्धार्थ यादव, आप पर आवाज आ रही है। उन्होंने किसानों को हत्यारा बता दिया। अब जो कर्जा की, आज बिहार सरकार इतना कर्ज में डूबा हुआ है, नीतीश जी ने बिहार सरकार को इतना डुबो के रखा हुआ है। आज एक बच्चा जन्म लेता है बिहार में तो वो 25,000 रुपया के कर्जदार बन जाता है। 63 करोड़ रुपया हर दिन ब्याज में दिए जा रहे हैं। अभी 16,000 करोड़ रुपया की इन्होंने गुहार लगाई आरबीआई से 30 जुलाई। डॉक्टर दिनेश, एक साथ इतने सारे सवाल नहीं पूछते, एक एक करके बात करेंगे ना। अभी आपके पास दोबारा आऊंगी, आपने एक साथ इतने सारे सवाल खड़े कर दिए, दिक्कत यही हो जाती है फिर। अब सुनिए, दिक्कत यही होता, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, रुकिए एक मिनट। बिहार सरकार की दिक्कत फिर यही हो जाती है डॉक्टर दिनेश, आपने सीधे कह दिया कि जब आरजेडी की सरकार थी तो केंद्र से हमें सपोर्ट ही नहीं मिलता था, अब सपोर्ट मिल रहा है। जब आरजेडी की सरकार इतने समय तक रही ना, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तहसीन पूनावाला बताएंगे वो क्यों सपोर्ट नहीं करते थे आपको। तब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी भाई, आप यही भूल ही गए क्या किसकी सरकार थी? सिद्धार्थ यादव, अब इसका जवाब दीजिए पहले। अब जो बिहार का विकास हो रहा है सिद्धार्थ यादव, वो इसलिए हो रहा है
क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को सपोर्ट कर रही है। आरजेडी के समय में सपोर्ट नहीं मिलता था। ठीक है, आज भी बिहार बीमारू राज्य बना हुआ है। मोदी खुद बोले थे 15 में जवाब सुन लीजिए अब भाई, रुकिए। सिद्धार्थ यादव से बाद भी बिहार का विकास नहीं हुआ। सिद्धार्थ यादव से सवाल है मेरा ये। सिद्धार्थ यादव, देखिए रीमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है और जो लोग बिहार को समझते हैं, जानते हैं और बिहार की राजनीति को जानते हैं, वो देख सकते हैं और एक बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं कि विकास किसके राज में हुआ। लालटेन तो पूरे देश से हट गया है, पर जो हमारे राजद के साथी यहाँ बैठे हैं केवल उन्हीं के पीछे रह रहा है। सोच भी लालटेन वाली ही है। आप एलईडी बल्ब की सोच पर तो आइए। जो वादे आप आज कह रहे हैं वो वादे तो आप 2020 में भी करके आए थे। 17 महीने की जनता ने आपको एक ऐसा अवसर भी मिला कि आप सत्ता में भी थे, पर केवल जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार हो, लूट हो, खसूट हो और जिन्होंने अपने कार्यकाल में केवल ऐसा ही काम करके दिखाया हो, वो इसके अलावा कोई काम कर नहीं सकते। मैं कहता हूं कोई तुलना राजद के कार्यकाल से और एनडीए की सरकार जब बिहार के अंदर चली है कर ही नहीं जा सकती। किस प्रकार का जंगल राज था, किस प्रकार पराकाष्ठा को पार करने वाला भ्रष्टाचार था, लोगों के मन में कैसे भय था, लोगों की जेबों पे से पैसे छीन लिए जाते थे, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। ये तो वो पार्टी थी जो लालू जी मंचों पे खड़े होकर के अनाउंस करा करते थे कि अगर ये हाईवे बन गया बाबू तो हाईवे में तो गाड़ी वाला आएगा, तुम लोग थोड़ी जाओगे। हाईवे बनाना चाहिए क्या? नहीं बनाना चाहिए। जो लोग इस प्रकार की सोच से चलते रहे हों और बिहार को सोच करके उन्होंने पिछड़ा रखा हो, मुझे लगता है कि जनता उनकी सच्चाई को जानती है। रही बात, बहुत अभी बातें आपके शो पर कही जा रही थी, मैं कुछ तो सुन पाया, मैं कुछ टेक्निकल कारणों से कई देर से प्रयास कर रहा था कि जुड़ जाऊं, पर एक बात तो बिहार की जनता जानती है, जब सत्ता में थे आपने लूटने खसोटने के अलावा कोई काम नहीं करा। आपको 17 महीनों का अवसर भी मिला था, क्या करा आपने? क्रेडिट लेना चाहेंगे राइट का, लेफ्ट का, सेंटर का, पर आप जो वादे करके आए थे उनको तो कभी पूरा नहीं कर पाते। और आज क्या वादा है, आज क्या विजन है? जब कोई विजन ना हो बिहार के लिए, जब कोई वादा ना हो बिहार के लिए, तो मुझे लगता नहीं कि राजद को इस प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। पर क्योंकि कई लोग आस लगाए बैठे हैं कि जंगल राज की वापसी करवाएंगे, लूट खसोट की वापसी करवाएंगे, सारा कमीशन खोरी की वापसी करवाएंगे, तो वो लोग हो सकता है कि राजनीति के लिए कुछ बयान दे, पर इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। देश की जनता, बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझती है। डॉक्टर दिनेश जल्दी से 10 सेकंड, फिर मुझे ब्रेक लेना है। इन्होंने कहा कि 2020 की बात की, 20 का वादा, 2020 में हमारी पार्टी ने घोषणा किया 10 लाख रोजगार का, भाजपा ने किया 19 लाख का। भाजपा अगस्त 2022 तक साथ में थी नीतीश जी, सुन लीजिए, ये 1 लाख भी रुपए नहीं दे पाए। जैसे ही हम सुन लीजिए, सुनिए पहले, बीच में बोलिए, सुनिए पहले, बीच में मत बोलिए, सुनिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए पहले। जैसे ही हम 22 अगस्त 2022 में सरकार में आते हैं, उसके बाद दनादन बिहार में रोजगार देने की बात आने लगी और इन्होंने कहा 17 महीना में भ्रष्टाचार आती रहेगी क्या? बिहारियों को कब मिलेगा रोजगार? ये 17 महीना में बता दीजिए कहाँ पे क्या हुआ? 17 महीना में रोजगार दिए, उससे पहले आपसे क्या दिए? भाजपा क्या दिया? भाजपा ने क्या दिया? अरे सर, वही तो मैं कह रही हूँ, घोषणाएं ही होती रहेंगी क्या? मिला था क्या 15 लाख रोजगार? क्या मिल पाया था? 10 लाख कहा था, आरजेडी 10 लाख कहा था, 17 महीना मात्र रही सरकार में, रहे पार्टी। 17 महीने में कितने लाख मिले? 5 लाख नौकरी दी गई, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन की गई। अगर हमारी सरकार होती तो उसे बढ़ा के देते। और अब देखिएगा, अभी हम सरकार में आने जा रहे हैं, पूरे जनता मूड बना ली है, उसके बाद हम दिखाएंगे कैसे हम अपने वादों को पूरे करते हैं। हमारे नेता ने कह चुका है कि हम उम्र भले कच्ची लेकिन जवान बिल्कुल पक्की है। भाजपा के तो हम जुमला नहीं फेंकते हैं, हम फालतू का 2 करोड़ रोजगार। अच्छा ठीक है, 5 लाख दिए गए थे, 17 महीने में 5 लाख रोजगार मिले और 3.5 लाख ड्यू थे, ये आप कह रहे हो ना? प्रक्रिया थी ना? हाँ प्रक्रिया थी। सिद्धार्थ जी 5 लाख तो दिए गए ना, 15 में से 5, रेशियो बुरा नहीं है इसका मतलब। 10 में मतलब आधा, ये तो हाफ सेंचुरी तो कर ही दी फिर। देखिए रीमा जी, ये जॉब फॉर लैंड वाली पार्टी है, ये नौकरी के नाम पर लोगों की जमीन, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। 17 महीने में क्या हुआ उसकी बात अगर कोई बताएगा तो जान जाएगा। आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की कटौती कितनी बढ़ गई थी बिहार के समय, बिहार में उन 17 महीनों में जान लीजिएगा कितनी बिजली आ रही थी। कितने सोलर प्रोजेक्ट थे बिहार के अंदर जो आने थे, जिनको आप लोगों ने स्टॉल करवाया, लगने नहीं दिया। कितना नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था जिसको आप लोगों ने होने नहीं दिया। और बात कर रहे हैं जॉब की, कौन सी जॉब दे दी? कहाँ दे दी जॉब? किसकी जॉब की बात? अभी बिजली की बात कर रहे थे, फिर जॉब पे आ जाएंगे। 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट का वादा तो 2020 में भी था, क्यों नहीं करा? एक फाइल चलाई हो आपने, आपकी पार्टी वादा करके आई थी, एक फाइल चलाई हो। मैं कहता हूँ एक लेटर चलाया हो आपने, एक लेटर जो
लिखा हो तेजस्वी यादव ने कि 200 यूनिट की बिजली फ्री होनी चाहिए। हम जनता को करके दिखाते हैं, जनता को करके जा रहे हैं। उनको पहले करेंगे, फिर चुनाव में उनके पास जाएंगे। आप खेलेंगे वादा वादा, पहले वादा, फिर से वादा, फिर झारखंड में हम दे रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तहसीन पूनावाला झारखंड में ब्रेक लेते हैं, में भी देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ रही हूँ, ब्रेक लेते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। तहसीन पूनावाला, अब सवाल यही है, वो एक बिहार था जिसकी तस्वीर देखते थे, अब ये 5 लाख रोजगार कहाँ दिए गए थे, किसको दिखाई दिए, वो कौन लोग थे जिनको वो रोजगार मिले थे? और ये आंकड़ा अचानक से चुनाव से पहले आरजेडी का आ गया है, रिलीज हो गया है। अभी तक ये 5 लाख वाला एंगल कहाँ था? दो चीज मैं कहना चाहूंगा, एक तो मेरे सिद्धांत नहीं, लेकिन आपको पता लगा, आपके पास आंकड़े रहते हैं, ये 5 लाख रोजगार दिए थे क्या? बिल्कुल, फर्स्ट दिए थे। यस, फर्स्ट अनाउंसमेंट तेजस्वी ने 5 लाख रोजगार का किया था जब वो वापस आ गए थे उप मुख्यमंत्री। अनाउंसमेंट किया था। yes. क्या मिले थे? यस, 5 लाख मिले थे। उसके अंदर 10 लाख का अनाउंसमेंट हुआ था, 5 लाख के सर्टिफिकेट्स भी बांटे गए थे। इसके अलावा जो दूसरे चरण में था, तब तक सरकार गिर गई थी, चाचा जी वापस उस साइड चले गए थे और चाचा जी ने ये कहा था कि उस साइड जाने के बाद कि मैं 5 लाख रोजगार दे दूंगा। आज तक वे दे नहीं पाए। ठीक उसी तरह जैसे बिजली योजना की उन्होंने आज घोषणा की। मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, 2023-24 में जो रेवेन्यू था, 76% बिजली का रेवेन्यू के टारगेट से बिहार डिस्कॉम ने कम करा है। मेरी नहीं, केंद्र सरकार की, ये सेंट्रल ग्रिड का आंकड़े है। और एक ही हमारे देश के अंदर ग्रिड है जहां पे लॉसेस बढ़ रहे और बाकी सब जगहों पे लॉसेस कम हो रहे, यहाँ पे बिहार में लॉसेस बढ़ रहे। इसका क्या सोल्यूशन मुझे पता नहीं पड़ी। और बिजली के फ्री में देना चाहते दीजिए भाई, लेकिन इसका पैसा कौन भर रहा है? डिस्कॉम तो लॉस में, इसका पैसा रीमा जी, आप, मैं और सब कॉमन आदमी पर भर रहे। इसका पैसा कोई नीतीश जी के आरजेडी ने ऐलान किया है 200 यूनिट फ्री, उसका पैसा कौन भरेगा? हाँ, आरजेडी के उसका पैसा कहां से जाएगा? एग्जैक्टली, आरजेडी सरकार में नहीं है, सरकार में आने के बाद इसका मतलब लॉलीपॉप है। नहीं, बिल्कुल, मैं इसको बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। आरजेडी का जो अनाउंसमेंट है वो ये अनाउंसमेंट है कि पहले इस लॉसेस को फिक्स करेंगे, इसको ऑन पार लाएंगे। नीतीश जी के सरकार में 20 साल से मुख्यमंत्री है और ये एक ही डिस्कॉम है जिसमें रेवेन्यू डेफिशिएंट बढ़ रहा है। बाकी सब स्टेट्स में घट रहा है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और राज्य को, सिर्फ बिहार में बढ़ रहा है। ऐसे क्यों? इतनी बुरी मिसमैनेजमेंट है। फिर से मेरी नहीं, केंद्र सरकार का डेटा है। दूसरी चीज, जॉब फॉर स्कैम, लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात बार बार होती है। ये पहली हुई बात 2017 में। मुझे याद है, मैं पटना में था, गांधी मैदान में रैली थी, ये बात उस वक्त निकली, सीबीआई का छापा गिरा, ये सारी बात हुई। आज 2017 से लेकर 2022 से लेकर हम 2025 में आ गए। आप मुझे बताएं इसमें कहां ये केस आगे बढ़ा है? एक आता थे टीवी के ऊपर, 100 करोड़ की जमीन है, 100 करोड़ की जमीन है, कहां है वो जमीन? आज तक आप दिखा नहीं पाए, आज तक उसमें कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। 4 या 5 बार आपने तेजस्वी को बुलाया और मैं ओपनली कहता हूं, वो जमीन है, 100 करोड़ की जमीन है, लीजिए, दूरदर्शन पे लाइए, बेचे उसे 100 करोड़ पे, बताइए कहां है वो जमीन? आज तक नहीं। ये बीजेपी के जो जितने भी इनके प्रवक्ता, इनके दोस्त, इनके आईटी सेल कुछ भी व्हाट्सएप पे चलाते, फिर आके जॉब फॉर स्कैम। व्हाट्सएप पर नहीं, जो लोग भुक्तभोगी थे उन्होंने ही तो दरवाजा खटखटाया था ना। आपको नहीं पता क्या पूरी स्टोरी? मुझे पूरा केस, सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। केस पता है। 14 साल के थे तेजस्वी यादव, मुझे बताइए ना कहाँ है वो? सिद्धार्थ यादव, देखिए, आप भारतीय राजनीति का इससे हास्यास्पद स्थिति नहीं मिल सकती। कांग्रेस पार्टी लालू यादव के भ्रष्टाचार को डिफेंड कर रही है, जिनके दर्ज करे हुए केस में लालू यादव कन्विक्टेड हैं, सजा पा रहे हैं, कन्विक्टेड हैं। वो कोर्ट से कन्विक्ट हुए, सजा पा करके आए। केस किसने दर्ज करे थे? कांग्रेस ने। कांग्रेस केस दर्ज करे, राहुल गांधी, लालू यादव सजा पाए, पर आज राहुल गांधी के साथ गठबंधन हो गया तो सब कुछ बाहर हो जाएगा।
अरे जो व्यक्ति सजा काट रहा हो चारा घोटाले में, जिसकी एडवांस इन्वेस्टिगेशन चल रही हो अन्य इतने मुकदमों में, भ्रष्टाचार से इतना प्रेम कैसे हो सकता है कि उसको डिफेंड करेंगे? ये पहली बात। दूसरी बात, मैं तो कहता हूँ तहसीन भाई बड़े लर्नेड व्यक्ति हैं, दिखाइए 5 लाख का डेटा। हाँ, दीजिए मतलब 5 लाख का 5 डेटा। लाख का डेटा तो आना चाहिए साहब। 5 लाख नौकरियां लगाई तहसीन भाई, 5 लाख का डेटा दीजिए ना। आप 5 लाख सरकारी नौकरी छोड़िए, 17 महीने के अंदर, मैं आपके शो पर ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, बिहार के अंदर स्टार्टअप्स को लेकर के, बिहार के अंदर जॉब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी अगर तेजस्वी सरकार ने बनाई हो उस समय में जिसमें वो सरकार में शामिल थे, डिप्टी सीएम थे, तो दिखा दें एक कागज। कोई प्राइवेट सेक्टर की नौकरी बढ़ जाए, कोई पॉलिसी बढ़ जाए, कोई बिहार के युवाओं को अवसर मिल जाए, कुछ नहीं किया। पर मंचों पर जाएंगे, यात्राओं में जाएंगे, मैंने ऐसा कर दिया था, मैंने वैसा कर दिया। लोगों के काल का लोगों ने बहुत अच्छा हिसाब देखा है। लोगों ने जमीनें खोई हैं अपनी, लोगों ने घरों को बेचा है नौकरियां पाने के लिए। कुछ भी बिहार में पाना हो तो लालू यादव को उनकी जेब में भरना पड़ेगा, तब जाकर के माल मिलेगा। ऐसा अगर रहा हो तो कैसे बात बनेगी? तहसीन पुनावाला, हाँ। सिद्धार्थ भाई की पार्टी और माननीय नीतीश कुमार जी, आ रही हूँ, रुकिए आपके डॉक्टर पास साहब मैं जवाब देते तो फिर आप बोल दीजिए। सिद्धार्थ भाई की पार्टी और माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी सत्ता में, ये पहली बार मेरी जिंदगी में राजनीतिक विश्लेषण में मैं पहली बार देख रहा हूं ऑनेस्टली कि जो पार्टी सत्ता में, जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, वो विपक्ष के एक नेता को कह रहा है भैया नौकरी नहीं मिली, मेरे राज्य में नौकरी नहीं मिली, चाहे मैं मुख्यमंत्री था, आपका दावा झूठा है, मैंने नौकरी नहीं दी, मैंने नहीं दी। और ये बात तो नीति आयोग की रिपोर्ट में भी आ रही है। तेजस्वी ने नौकरी दी, बीजेपी और नीतीश जी कह रहे नौकरी नहीं मिली, तो नीतीश जी मांग रहे, बीजेपी मान रही कि नीतीश जी फेल हो गए, तो मान रहे फेल हो गए। पहले ये बात बोल दे। तहसीन जी एक बात बताओ, एक बार मैं 5 लाख का डेटा बेसिक चीज अगर नहीं समझ में आती, 2 घंटे में नहीं, लेकिन मुझे एक बेसिक चीज का जवाब चाहिए। ब्रेकिंग अनाउंसमेंट कर रहा हूं, मुझे एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट कर रहा हूं। मैं भी अनाउंसमेंट कर रही हूं। सुनिए ना, जिस दिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बना, एक मिनट, जिस दिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बना, दूरदर्शन के स्टूडियो में आकर 2 घंटे में आप मुझे एक बात बताओ, 2 घंटे में मुख्यमंत्री का क्या रोल होता है? नौकरी देना है ना, मुख्यमंत्री का रोल थोड़ी होता है कि मुझे नहीं पता 12 ब्रिज गिर गए, मैंने इसके लिए पॉलिसी बनाई। उप मुख्यमंत्री बिना मुख्यमंत्री की राय, बिना मुख्यमंत्री की हरी झंडी, बिना कैबिनेट के अप्रूवल, बिना किसी चीज के अपने दम पर जाकर 5 लाख नौकरियां बांट देगा क्या? आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। तो ये तेजस्वी यादव कैसे क्रेडिट ले रहे हैं? भाई सिद्धार्थ कह रहे कि नहीं मिली नौकरी। मैं तो छोटा सा जवाब दे देता हूं। जवाब सुन, नौकरी मिली या नहीं मिली, जवाब दे रहा हूं। ओके, जवाब किशोर भाई से मिली या नहीं मिली? मैं तो 17 महीने की बात बता रहा था तहसीन भाई को, वो समझ में नहीं आई। बीपीएससी का टीचर रिक्रूटमेंट की सबसे बड़ी ड्राइव हुई है एनडीए के अंदर 2022 के बाद, सबसे बड़ी 2.2 लाख जॉब्स गिवन, सबसे बड़ी बिहार के इतिहास की। अरे हमारे कार्यकाल को सुनने लगेंगे तो बताएंगे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया बिहार का, रूरल सड़कें का सबसे बड़ा जाल अगर किसी ने बिछाया तो एनडीए की सरकार ने बिछाया, सबसे ज्यादा नौकरियां किसी ने दी तो एनडीए की सरकार ने दी। आप तो 17 महीने का राग गाते हैं ना, ढोल बजा करके नाचते हैं। 17 महीने में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, क्या किया 17 महीने में वो बता रहे हैं आपकी सच्चाई। 17 महीने में लोगों को झूठ बोलने के अलावा आपने क्या किया? पर 17 महीने की तो कहानी नहीं, आप तो सत्ता में रहे, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रही, आप डिप्टी सीएम रहे। तुलना करनी होगी तो तहसीन भाई ईमानदारी से सबकी करना, और ये भी तो जवाब दे दो क्यों कांग्रेस पार्टी पीछे पड़ी थी लालू जी के? अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्यों केस दर्ज करवा रहे थे? क्यों सीबीआई उनके पीछे लगाई? क्यों उनके ऊपर सारी इंक्वायरियां करते थे? क्यों उनको उठा उठा के इंटरोगेट किया? तब कांग्रेस पार्टी को लालू जी गलत लगते थे। केंद्र में सरकार चलानी थी तो दबाव बना के रखते हैं, दबाव बना के रखेंगे तो लालू जी छोड़ के नहीं भागेंगे, तब तो राजनीति करनी है। और आज आए हैं लालू जी के 17 महीने के उनके लल्ला के जो कार्यकाल था उसको डिफेंड करने के लिए। हमारी नौकरियों का ब्यौरा चाहिए तो आप बता दीजिए, रीमा जी समय देंगी, मैं पूरी लिस्ट पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं, लेकिन यहाँ इस डिबेट में वो वाला पॉइंट छूट गया जो बात यहाँ आरजेडी के प्रवक्ता ने रखी थी, डॉक्टर दिनेश पाल ने, तहसीन पूनावाला आपके सामने, कि जब जब उनकी सरकारें थी केंद्र से, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। तो लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ ये कांग्रेस का भेदभाव क्यों चलता रहा? क्यों सपोर्ट नहीं दिया गया उनकी सरकार को और बिहार को?
बिल्कुल सपोर्ट दिया गया। अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि नहीं मिल रहा है तो ये डॉक्टर साहब की व्यक्तिगत राय हो सकती है। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है और जहाँ तक उस सरकार का सवाल है, वर्तमान सरकार जो उस वक्त की वर्तमान सरकार थी, उसमें लालू जी हमेशा से यूपीए के हिस्से थे और हमेशा बिहार को पूरा सहायता वर्तमान सरकार से मिला। लालू जी को सहायता तब नहीं मिली जब 99 से लेकर 2004 तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अच्छा, तब नहीं मिला, तब नहीं मिला। पहले यूपीए, उसके बाद यूपीए, वो सब मिलता रहा। 94 में चले गई थी ना केंद्र से सरकार, उसके बाद तो कोलिशन गवर्नमेंट से, उसमें से अधिकतर तो माननीय वाजपेयी साहब थे। जो लालू जी कह रहे हो उस समय की बात करें, 2004 के साथ तो लालू जी यूपीए के साथ थे। डॉक्टर दिनेश, मैं तो डेटा नंबर के साथ कह रहा हूँ। यही आपका कहना था क्या उस वक्त? देखिए सुन लीजिए, 1990 में जब सरकार बनी थी उस समय कांग्रेस साथ में नहीं थी। कांग्रेस उसमें क्योंकि बीजेपी साथ में थी, बाद में हट गई थी। जब कांग्रेस के साथ सरकार में आई हमारे, जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे तब अटल जी आ गए थे, तो हमारी उस समय ऐसी संयोग था कि डबल इंजन की सरकार नहीं बन पा रही थी, यानी केंद्र में अलग थी, राज्य में अलग थी। भेदभाव हुआ था, आप ये कह रहे हो? अटल जी के सुन लीजिए। और भाजपा के प्रवक्ता जो अभी बोल रहे थे, नौकरी 17 महीना की बात कर रहे थे। 2020 में सरकार बनी नीतीश जी की, 19 लाख घोषणा करके आए, 22 अगस्त 22 तक थे, लगभग 2 साल में 25,000 नौकरी भी नहीं दे पाए। ऐसी क्या नौबत आई कि नीतीश जी आ गए महागठबंधन के पास और अचानक से 15 अगस्त को नीतीश जी, जो कि चुनाव के समय कहे थे कि 10 लाख के लिए पैसा कहां से लाएगा, किसके अपने बाप के घर से लाएगा, वही नीतीश जी को ऐसी क्या नौबत आई कि 15 अगस्त 2022 को वो घोषणा करते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद लगातार बहाली आती है बीपीएससी का TR1, TR2 और फटाफट नियुक्ति भी होता है। TR3 में जब सरकार हट गई हमारी, फिर एनडीए साथ आया, उसको ज्वाइनिंग करने में 1 साल से अधिक लग गया और लगभग 3.5 लाख टीचर थे। उसके बाद जो प्रिंसिपल और HM था 49 के आसपास बहाली, उसका 1.5 साल हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करा पाए लोग। अभी तक 1.5 साल हो गया, लगभग ज्वाइनिंग नहीं करा पाए हैं। तो ये ऐसी बात। रही बात जमीन देने की बात, तो 17 महीना में सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि कई राज्यों के अभ्यर्थी पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, जहां बहाली बिल्कुल बंद हो चुकी है, नहीं निकल रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी, बिहार के हर स्कूल में उत्तर प्रदेश के मिलेंगे, वो आके नौकरी कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति बिहार से बता दे जो तेजस्वी जी के या पार्टी के किसी आदमी को जमीन दिया है 17 महीना में, बता के दिखा दे हमको। या भी भ्रष्टाचार बता दे 17 महीना में तेजस्वी जी के विभाग में। ओके, आप डॉक्टर दिनेश और तहसीन पूनावाला, इतने सारे आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं सरकार के खिलाफ। आप खुद कह रहे हैं 20 साल नीतीश कुमार के खिलाफ आपके पास बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सिद्धार्थ यादव की पार्टी ने तो चुनाव पूरी तरह चुरा लिया ना। अब जब चुनाव चुरा ही लिया है तो ये सारे मुद्दे तो खत्म हो गए ना। चुनाव तो चुरा लिया। सिद्धार्थ जी से आप पूछिए, सिद्धार्थ जी से एक सवाल पूछिए कि जो मोदी जी 2 करोड़ हर साल देने के लिए बोले थे, जब चुनाव चुरा लिया तो ये सारे मुद्दे कहाँ हैं? प्रतिवर्ष मोदी जी ने 2 करोड़। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव चुरा लिया, तो 11 साल में 22 करोड़ नौकरी दिया है क्या मोदी जी देश में? बताए तो। नौकरी की बात तो तब आएगी जब चुनाव की बात होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव ऑलरेडी चुरा लिया गया है। सिद्धार्थ यादव देखिए फुलवारी शरीफ में रुकिए डॉक्टर दिनेश रुकिए। हाँ रीमा जी, मेरे जो राजद से साथी बैठे हुए हैं, ये प्रश्न मेरे लिए है क्या रीमा जी? हाँ, मेरे जो राजद के साथी बैठे हुए हैं वो बार बार 2 करोड़ का उल्लेख करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है जानकारी थोड़ी पुरानी है, गूगल ही कर लीजिए आप, और कुछ ना कर पाए। इतना तो तेजस्वी जी की पार्टी जान रही होगी। RBI का डेटा है, 2 करोड़ से अधिक दिया है। 2 करोड़ से 1 साल में अधिक रोजगार देश के अंदर सृजित हुआ है। ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है, पहली बात। दूसरी बात, पकौड़ा चलने वाला की गैस, अब आगे जॉब, अभी आगे लैंड लिया कि नहीं लिया, अभी आगे कि हम भ्रष्टाचार करें। अरे ये सारी कहानी क्यों गा रहे हैं आप? रीमा जी तो ठीक कह रही हैं, चुनाव तो आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन है, कोई और है, कोई और है। ये अपनी कहानी तो रीमा जी पहले ही सेट करने लग गए। जब इनको समझ आ जाता है कि चुनाव में हार का परिणाम झेलना पड़ सकता है और लल्ला पर और बिटुआ पर इसकी बात जा सकती है और कल को उनको दोषी बताना पड़ेगा कि इनका नेतृत्व तो हार गया, तो ये पहले ही ऐसी कहानियां गढ़ने लग जाते हैं कि कल को कोई दोष बताने के लिए जगह तो मिले। कह देंगे इलेक्शन कमीशन का था, कह देंगे कुछ और था। देश के अंदर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज हो, कोई भी देश के अंदर संवैधानिक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो अपना काम कर रहा हो, उस पर बेबुनियाद प्रश्न उठा करके अपनी साख बचाने वाली ये पार्टियां हैं और कुछ नहीं है। देश के अंदर जो काम बिहार में पहले हुआ वही आज हो रहा है। SIR पहले भी होता था। महाराष्ट्र की बौखलाहट अभी तक निकली नहीं है, इसका मतलब
महाराष्ट्र की बात करते हैं और बिहार का चुनाव चोरी हो चुका है, हमारे वोटर चुरा लिए गए हैं। कौन से वोटर चुरा लिए? कहां से चुनाव चोरी हो गया? अभी तो चुनाव, एक सेकंड भाई, आपसे सवाल नहीं है सर, रुकिए। तहसीन पूनावाला सवाल कर क्या रहे हैं? तो अब रीमा जी मुझे भी मौका दिया जाए। मैं आ रही हूँ किशोर जी, आपके पास आ रही हूँ, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ, रुकिए। हाँ, देखिए, जो एसआईआर इस वक्त माननीय इलेक्शन कमीशन करवा रही है बिहार में, लगातार तेजस्वी यादव जी ने भी कहा और कांग्रेस के नेताओं ने कहा एसआईआर के विरुद्ध नहीं है। दो चीज़ है, टाइमिंग, सेकंड बर्डन ऑफ प्रूफ अपने वोटर पे डाला है, और तीसरा चीज़ जो प्रोसेस और प्रोसीजर चल रहा है, इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लिस्ट तब तक नहीं आएगी जब तक हम इसे नहीं देखेंगे, और वो लिस्ट अब आ नहीं सकती। प्रोसेस चालू है, प्रोसेस में कई गलतियां हो रही है, वो सामने आ रहा है मीडिया के द्वारा, और वो पता चलेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के में अभी मामला सब जुडिस है, और मुझे पूरा पता है कि वहां पे इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कठिन सवाल उठाए। सवाल ये है कि ऐसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के बचाव में बार बार आ रही है और क्यों आ रही है? अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों अपना जवाब नहीं दे रही? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज उसके लिए बात कर रही? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि बीजेपी अपना पक्ष रखे, लेकिन बीजेपी क्यों इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करी? ये कौन सा जादू चल रहा है? ये कौन सा जादू चल रहा है रीमा जी, कि जहां पे इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जीते वहां पे वोटर्स बढ़ जाते हैं? और मैं कोई अरविंद केजरीवाल का सपोर्टर नहीं हूं, पर जिस क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं वहां वोटर्स कट जाते हैं। ये ऐसा कैसा मैजिक होता है कि ईवीएम में जब भी गड़बड़ होती है कोई गलत वोट निकलता है? ईवीएम में मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसे गड़बड़ी होती है, मैल फंक्शन होता है। ये मैल फंक्शन में हमेशा कमल ही क्यों निकलता? कभी गलती से हाथ नहीं निकलता, कभी गलती से। केरल में भी भाजपा निकला था, वही तो है, उसी का तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। केरल जैसे राज्य में भी जो एक्स्ट्रा वोट्स निकले उसमें भाजपा निकला, केरल में भी भाजपा निकला, वोट्स में भी भाजपा निकलती है, सिर्फ भाजपा निकलता है। ऐसा कैसा? कभी आरजेडी, कभी लैंटर्न नहीं निकलता है, कभी झाड़ू नहीं निकलता है, कभी साइकिल नहीं निकलता, हाथ तो निकलता नहीं, निकलता तो सिर्फ कमल ही खिलता है, कमल ही खिलता है। ये एक्स्ट्रा वोट में कमल कैसे खिलता है ईवीएम में? ये ईवीएम और कमल का क्या रिश्ता है, ये हम भी जानना चाहते हैं। अब रुकिए किशोर जी, अब सिद्धार्थ यादव से सवाल है। रीमा जी बस 10 सेकंड है, दो प्रश्न है। वायनाड के अंदर राहुल जी जिस सीट से चुनाव लड़े वहां पे 7.7% वोटर्स बढ़ गए वोटर लिस्ट में चुनाव से पहले। राहुल जी वहां क्यों नहीं बोले? और तेलंगाना में जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती वहां 22 लाख वोटर्स को पहले इलेक्शन कमीशन ने ऐसी एक्सरसाइज में हटा दिया गया। कांग्रेस पार्टी वहां क्यों नहीं बोली? ये जवाब दे दीजिए। सवाल वेरी गुड सवाल, इसका जवाब दे दूं? हाँ, क्योंकि दोनों जगह पे एसआईआर नहीं हुआ था, वहां पे ओनर्स वोटर्स पे नहीं डाला गया था। वहां पे वोटर्स को ये नहीं कहा गया था कि आपका आधार कार्ड दूसरे कार्ड के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां पे कहा गया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है 4 डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हो गए। यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट्स थे, आधार कार्ड पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर वोटर्स को कहा जा रहा है, जब इस वक्त बाढ़ आ रही है बिहार के अंदर, बारिश का सीजन है, माइग्रेशन है, वहां कहा जा रहा है खरीफ सीजन के अंदर कि आपको आके आप ऑनलाइन ऐप के द्वारा आप दीजिए। बारिश और बाढ़ है या आपकी समस्या एसआईआर है? क्या समस्या है? समस्या बारिश या बाढ़ है या एसआईआर है? समस्या है क्या? समस्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। नो इफ नो बट, उसके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो सिटीजनशिप देखे। उसके पास ये अधिकार है देखे कि वोटर्स कौन है, कौन है जो 2003 के लिस्ट में है, उनको आपको कंटिन्यू करना है। जो व्यक्ति 2024 में वोट किया है, अचानक से आप कहते हो बांग्लादेश से आया, वो म्यांमार से आया, तो सरकार क्या कर रही थी? कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो एसआईआर कराए। पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैं वो बिल्कुल अग्री करता हूं कि उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है, नागरिकता देखने का अधिकार नहीं है मेरे भाई। मैं देश के नागरिक की तरह बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप झूठ नहीं बोल सकते टीवी पे बैठ करके। देश के इलेक्शन कमीशन को अधिकार है, कैसे बोल रहे हैं? अधिकार है, इलेक्शन कमीशन बिहार में 19 सेक्शन 20 का अधिकार है, पर देश की हर एजेंसी को कमीशन बिहार में फ्रॉड कर रहा है, बिल्कुल फ्रॉड कर रहा है इलेक्शन कमीशन बिहार में। कि लोकतंत्र में हमको ये बिहार में इलेक्शन कमीशन ने लोकतंत्र की गला घोटने की कोशिश कर रही है। कहेंगे कि मोदी को हटाने में पाकिस्तान मदद करे, ये काम करेंगे आप लोग, ये आप लोगों की सच्चाई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्रॉड कर रहा है बिहार में। डॉक्टर साहब एक सेकंड, सिद्धार्थ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। बांटेंगे डॉक्टर साहब। सिद्धार्थ भाई एक सेकंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है एसआईआर कराने का, उसको यह अधिकार नहीं नागरिकता चेक करने का। ये बात मैं नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे वकील हैं, अब भी ये बात जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सवाल पूछा है, ये अधिकार उसको नहीं है देखने का। दूसरी चीज जो डॉक्यूमेंट्स बाकी राज्यों में एक्सेप्टेड है, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर आगे नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन वो नहीं मांगेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन डॉक्यूमेंट्स को आप कंसिडर कीजिए, आधार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार को कंसिडर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो वोटर अगर बांग्लादेश और म्यांमार से वोटर आए सर तो किसकी गलती है? 11 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, पिछले 6 साल से माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री है, ये उनकी जवाबदारी है। अगर बांग्लादेश से वोटर आए तो आपको 30 सीट कैसे मिले बिहार के अंदर? क्या ये बांग्लादेशियों ने आपको वोट किया? करते हो बांग्लादेश से तो विशेष प्यार है। क्या ये म्यांमार के लोगों ने प्यार किया? रीमा जी 10 सेकंड वोट किया, सॉरी प्यार नहीं, हाँ प्यार करते हैं। देखिए रीमा जी कमाल हो गया। SIR की एक्सरसाइज इसलिए हो रही है क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति मर भी गया हो सकता है वो कहीं बाहर चला गया हो, पर इनको सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या याद आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ना जाने क्यों बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का वोट डलवाने में इतना इंटरेस्ट है। हमने तो बोला नहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या। SIR में ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी का नाम लिस्ट में था और अब वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनका भी नाम रिवाइज होगा। पर पूरी कांग्रेस पार्टी को एक ही जगह का, इकोसिस्टम को एक ही जगह की चिंता है और ये सारे लगे हुए हैं कि कैसे वहां का वोट ना कट जाए। कहाँ का वोट ये तहसीन भाई भी समझते हैं, आपके दर्शक भी समझ रहे हैं। अभी हम कैसे भारत में चलो मान लेते कांग्रेस वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन अब नहीं वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन अब क्योंकि वक्त कम है तो किशोर कुणाल 10 साल उसके आपकी सरकार रही है उसके बाद। ठीक है, इसलिए SIR 2003 में थी, पहले वोट आपकी सरकार में करते हैं, आधार कार्ड आपकी सरकार में हुई, 2003 में हुई, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ, चुनाव से पहले ही जब चुनाव आयोग पर इतने सवाल ऑपोजिशन की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, ना तो तेलंगाना की बात होती है, ना कर्नाटक की, ना हिमाचल की, ना ही बात होती है पश्चिम बंगाल की, ना ही उन राज्यों की बात होती है जहां जहां पर विपक्ष की सरकार है। सब जगह इसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराए, इसी चुनाव आयोग की पद्धति के तहत चुनाव हुए। सब कुछ ठीक होता है जब ऑपोजिशन की सरकार बनती है, लेकिन अचानक से गलत हो जाता है जबकि राज्य में सरकार बीजेपी की हो। तो क्या चुनाव आयोग कोई बॉयकॉट करने की बात कर लीजिए ना फिर, अगर इतनी दिक्कत है तो। डॉक्टर दिनेश पाल और उसके बाद किशोर कुणाल जी जवाब देंगे। देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, बंद नहीं किया, किसी भी अच्छा करता मेरा सवाल कुछ और है, मैं आगे बढ़ गई हूँ उससे, अब आप वही लौट करके जा रहे हैं बार बार, आंकड़ों से आगे निकलिए ना। आपने जो राज्य की बात किया, जिन राज्यों की बात की, उन राज्यों में SIR इतना कम समय में विदेश से किसी राज्य में भी नहीं हुआ था। पहली बार बिहार में हो रहा है। बात ये हो रही है कि जब बिहार में हो रहा है करना था तो सब जगह करते। किशोर कुणाल जवाब दीजिए। सुन लीजिए पहले इसी बात का जवाब लेते हैं, इसी बात का जवाब लेती हूँ। 30 सेकंड बोलिए बस, 30 सेकंड प्लीज। अभी फुलवारी शरीफ पटना में अजीत अंजुम ने एक वीडियो शूट किया जिसमें तमाम BLO अपने हाथ से साइन करते हुए फॉर्म अपलोड कर रहे थे। हाँ, फेक वीडियो था। मेरा फॉर्म किसी ने फेक वीडियो था। अभी तक सुनिए, आप फेक कर दीजिए बोले। देखिए कुछ यूट्यूबर है जो मीडिया की लाज बचाए हुए हैं। अब मेरा खुद पर्सनली जो फॉर्म है, मेरा फॉर्म जो है, कुछ ही लोग हैं जो मीडिया की लाज बचाए हुए हैं, वो लोग जो जाकर के चुनाव आयोग के काम में बाधा डालते हैं, वहां जाकर फर्जी वीडियो बनाते हैं और फिर अपने फॉलोअर्स बढ़वाते हैं, वही लोग हैं सिर्फ आपके लिए। मेरा फॉर्म खुद ही, मैं खुद घर नहीं गया, मेरा फोटो भी नहीं लगा, मेरा कोई कागजात भी नहीं लगा, मेरा सिग्नेचर भी नहीं हुआ, और न जाने कैसे BLO अपलोड कर दिया। जब BLO से मैं बात किया तो बोला कि सभी का उसी तरह हो रहा है, आदेश मिला हुआ है, बिना कागजात के जमा हो रहा है। किशोर कुणाल जवाब दीजिए। देखिए मैं SIR पे मेरा स्पष्ट मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि हम लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके SIR कर रही है, और SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है, पहली बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इससे पहले जम्मू कश्मीर, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में हो रखा है, बिहार में हो रहा है। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, कुछ डाटा लिटरेशन है, कुछ रेशियो में गड़बड़ी है, जो मृत और जीवित वोटरों की संख्या की रेशियो में गड़बड़ी है, और करना जायज है। हम लोग चुनाव आयोग का सहयोग, लेकिन यह सहयोग, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और यह सहयोग तब तक है जब तक कि एक भी अयोग्य वोटर उसमें शामिल ना हो और कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं। अगर कोई योग्य वोटर छूटता है तो हमारी पार्टी पहली पार्टी होगी जो चुनाव आयोग के खिलाफ जाएगी, और हम लोग सड़क से लेकर संसद तक और सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। लेकिन एक कहावत है, कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अभी एक फॉर्म कलेक्शन का दौर चल रहा है, फॉर्म कलेक्शन का दौर चल रहा है, 3 महीने की प्रक्रिया है। प्रोसेस ऑफ एडिशन होगा, प्रोसेस ऑफ डिलीशन होगा, लेकिन ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। डॉक्टर दिनेश पाल ने एक बहुत बढ़िया वन लाइनर दे दिया जाते जाते कि कुछ ही लोग हैं जिन्होंने मीडिया की लाज बचा रखी है।
और उन लोगों में वो वीडियो निर्माता है जिसके ऊपर एफआईआर हो गई है, जो फेक वीडियो निर्माता है, उन्होंने ही मीडिया की लाज बचा रखी है। ये बात बोलकर आपने डिबेट को बहुत बढ़िया मोड़ दे दिया कि कुछ ऐसे ही लोग हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे लोग जो जाकर के, जिनकी पूरी टाइमलाइन जो है ना वो मोदी विरोध में भरी हुई है, जिनकी पूरी टाइमलाइन मोदी को गाली देने पर भरी हुई है, जिनकी पूरी टाइमलाइन में सिर्फ वही वीडियो है कि किस तरह सरकार के खिलाफ बात करें, उन्हीं लोगों ने मीडिया की लाज बचा रखी है। ये आपने बात बढ़िया कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए मुद्दा फ्री बिजली का भले ही हो, लेकिन अब ये करंट तो दूर तक जाएगा और फ्री की रेवड़ियां, जिसको एक सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिया था ना, उससे छुटकारा मिलेगा नहीं। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।